हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विजन आईएएस के ही टेस्ट नंबर 70 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 18 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं और यहाँ पर तेरा कौन सा कथन चयन करना है, तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर तेरा ध्रुवीय भालुओं के कान बड़े होते हैं और पूंछ लंबी होती है। कान बड़े जबकि पूंछ लंबी बता रहा है, ताकि इन बाहरी अंगों से उष्मा की हानि कम हो सके। दूसरा नंबर दे रहा है, ध्रुवीय भालुओं की सफेद फर नीचे काली त्वचा होती है, सफेद फर के नीचे काली त्वचा होती है, जो ऊष्मा को अवशोषित करने और उसे संचित करने में रखने में सहायता करती है। तो दूसरा नंबर तो एकदम सही है कि ध्रुवीय भालू जो होते ध्रुव के क्षेत्र में जो भालू होते हैं, वे सफेद दिखते हैं। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं ये, विभिन्न प्रकार के इमेज में। तो ये सफेद रंग के होते हैं, जिनकी ऊपर तो सफेद फर होता है। और जी किससे बना होता है? तो सिम्बम से बना होता है। ये जो सफेद फर होते हैं, ये सिम्बम से बने होते हैं। ये क्या करता है, तो जितना भी सूर्य प्रकाश इनको मिलता है, ये उसको अवशोषित कर लेते हैं। और इस फर के नीचे क्या होता है? तो काली त्वचा होती है। काली त्वचा क्या करती है? तो इस जो उसमें अवशोषित होता है, इसको अवशोषित करके रख लेती है और ज़्यादा समय तक ह्रास नहीं होने देती है। आप लोग जानते ही हैं कि काली जो भी सतह होती है, वो ऊर्जा का ह्रास नहीं होने देती है। तो यह ऊर्जा को संजो कर रखती है, जिसके कारण ये ठंडे क्षेत्रों में भी लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं। तो दूसरा नंबर सही है, लेकिन तीसरा फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि कान छोटे होते हैं, ये ठीक है, लेकिन पूँछ भी छोटी होती है। यहाँ पर तेरा लंबी होती है, तो गलत है। ऐसे ही कान छोटा और लंबा पूँछ, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? तो ऊष्मा के ह्रास को रोकने में कहा है। अब छोटे पूँछ जो होते हैं, ऊष्मा के ह्रास को रोकने में सहायक होते हैं। तो इसीलिए एक नंबर गलती हो जाएगा। जैसे छोटी पूँछ होती है, एक और है कि लंबी पूँछ होती है। तो एक नंबर गलती है, दूसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्पवनों केल्पवनों के संदर्भ में विचार करना है। केल्पवनों के संदर्भ में विचार करना है, कैसा विचार करना है जी? सही कथन पर विचार करना है। ये कह रहा है, ये जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो गहरे जल में केल्प नामक कई विभिन्न प्रजातियों की सघन वृद्धि से निर्मित होते हैं। जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो गहरे जल में केल्प नामक विभिन्न प्रजातियों के सघन होते हैं। उसके बाद से है, इन्हें इक्वेडोर के निकट उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी खोजा गया है। इक्वेडोर के निकट से उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी खोजा गया है। इसका थर्ड नंबर है, विषुवत रेखा की ओर स्थित सीमा क्षेत्र में पाई जाने वाली केल्प समष्टियाँ जो है, जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। यहाँ पर एक नंबर जैसे एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट नंबर जो पढ़ रहे थे, तो दिख रहा है, ये जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो गहरे जल में केल्प नामक कई विभिन्न प्रजातियों के सघन वृद्धि से निर्मित होते हैं जी। एक नंबर जो कि एकदम सरासर गलती है, ये सही नहीं है। ये गहरे जल में नहीं, बल्कि उथले जल में भी होते हैं। जो केल्प वन होते हैं, मतलब केल्प वन किसको कहते हैं? तो ये जो समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र में काम करते हैं ये। एक समुद्री वन कह सकते हैं। केल्प वन का अर्थ क्या होता है? समुद्री वन। और समुद्री वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ये उथले सागर होते हैं, उनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। इस क्षेत्रों में ही, यहाँ पर मान लीजिए कि तटों के निकट ही कह सकते हैं कि ये इतने क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये गहरे क्षेत्र में जब प्रकाश ही नहीं पहुँचता, तो वन उगेंगे कैसे? तो इन क्षेत्रों में वन नहीं होते हैं, बल्कि इसी क्षेत्र में, अर्थात उथले क्षेत्र में होते हैं। और ये क्या कह रहा है कि गहरे क्षेत्र में। यहाँ पर सरासर 1 नंबर गलती हो जाएगा। 1 नंबर गलती है, एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत। सही आंसर का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 2 और 3 नहीं भी पढ़ते, अगर केवल देख लेते कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो आराम से बन जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। प्राणियों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है, उपर्युक्त में से कितने शिशुधारी प्राणी हैं? शिशुधारी यहाँ पर दे रहा है, कंगारू, उसके बाद से पेंगोलिन, उसके बाद से कोआला और उसके बाद से उड़न गिलहरी। तो यहाँ पर जो है, ये कंगारू तो एकदम, कंगारू स्तनधारी है ही, जो कि मार्सुपियन है। यह क्या करता है कि ये अपने बच्चे को लंबे समय तक अपने मार्सुपियस में रखता है। और यहाँ पर कोआला जो है एक, यह भी स्तनधारी ही है, लेकिन जो पेंगोलिन है, यह स्तनधारी नहीं है और ना ही उड़न गिलहरी है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो 2 ऑप्शन आंसर सही, 2 ठो स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुर्खियों में उल्लिखित खीदो खुंडी संदर्भित करता है। खीदो खुंडी का संदर्भ है किससे है जी? तो यहाँ पर तेरा झारखंड में बांस की छड़ियों से खेले जाने वाले जनजातीय खेल से संबंधित है। खीदो खुंडी जो है, यहाँ पर दे रहा है, झारखंड में बांस की छड़ियों से खेले जाने वाला खेल है। उसके बाद से दे रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित एक कुश्ती तकनीक है। उसके बाद से गेंद और छड़ी के पारंपरिक पंजाबी खेल को संदर्भित करता है खीदो खुंडी। तो यहाँ पर आगे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, यही हो जाएगा। खीदो खुंडी जो है, यह गेंद और छड़ी का पारंपरिक पंजाबी खेल है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अमेरिका संबंधों के संदर्भ में कौन सा से 4 मूलभूत समझौतों में से शामिल है? 4 मूलभूत समझौते कौन-कौन से भारत और अमेरिका के बीच में हैं? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, व्यापक आर्थिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, ईपीए। उसके बाद से संचार संगतता सुरक्षा समझौता, औद्योगिक सुरक्षा समझौता, उसके बाद से रसद विनियमन समझौता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये जो है
ये नंबर तो ये जो है संचार संगतता समझौता, जिसको कंकाशा बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे इसे कंकाशा। इसको यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, लेमुआ बोलते हैं, और इसको बैका बोलते हैं। ये सभी के सभी तो संबंधित है, लेकिन अभी तक यूएसए के साथ ईपीए नहीं हुआ है, मतलब कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यूएसए के साथ नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी समझौते, और कहीं भी ये होगा, ऐसे ये नहीं हुआ है, नहीं पूछा जा रहा है कौन सा समझौता नहीं हुआ है यूएसए के साथ। तो ये तीनों के तीनों तो हो चुके हैं, तो ये आंसर के अनुसार ये नहीं होंगे, इसलिए ये समझौते हुए हैं, और यह समझौता एक नंबर वाला नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में विचार कर लेना है। यहाँ पर कैसे विचार करना है, सही कथन पर विचार कर लेना है। और ऑप्शन का तरीका कैसा है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो खुश होने का समय है कैसे की, और बढ़िया से तरह से लगने वाला है इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्वेश्चन अगर गलती मिल जाए तो हम लोग का आंसर निकल जाए। देख लेते हैं, यहाँ पर दे रहा है कि मैंग्रोव वन लंबे समय तक तापमान से हिमांक तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो एकदम सही है ये तो एकदम सही है कि लंबे समय तक हिमांक तापमान रह जाए। मैंग्रोव कहाँ पर जीवित रहते हैं, तो समुद्री तापमान, समुद्री जहाँ पर लहर मिलती रहता है, गर्म और क्षारीय जल मिलते रहता है, वहाँ पर जीवित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गर्म शुरू से उनका जन्म ही गर्म वाले क्षेत्र में हुआ है, क्या उनको हिमांक तापमान पर ले जाकर जीवित रहेंगे? एकदम सही है। जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद से भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, एकदम सही है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र दूसरा नंबर सही। तीसरा नंबर तेरा मैंग्रोव वनों के सभी वृक्ष निम्न ऑक्सीजन मृदा वाले क्षेत्रों में उग सकते हैं। अब बताइए, निम्न ऑक्सीजन मृदा वाले सभी वृक्ष, सबसे बड़ा बात कर रहा है सभी, जहाँ पर आ जाए, ये निम्न नहीं बल्कि उच्च मृदा, उच्च ऑक्सीजन वाली मृदा में ही उग सकते हैं, और सही सभी रखना भी जवाब है। यहाँ पर तीसरा नंबर गलती हो जाएगा। थर्ड नंबर गलत, ये ऐसे था, तीनों गलती। ऑप्शन नंबर एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी के संदर्भ में उल्लेखित अग्रणी प्रजाति पद, यहाँ पर क्या दे रहा है, तो अग्रणी प्रजाति पद संदर्भित करता है, जिसको प्यूनर स्पीसीज बोलते हैं। अग्रणी प्रजाति पद का संदर्भ में कौन सा व्याख्या करता है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उन प्रजातियों को जो किसी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतिम संचरण बताइए। वहाँ पर क्या बोल रहा है, अग्रणी प्रजाति, और यहाँ पर दे रहा है कि अंतिम चरण। क्या ये दोनों मैच करता है, कर आगे की बात ही कर रहा है पीछे। उन आक्रामक प्रजातियों को जिन्हें मनुष्य द्वारा नए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कराया जाता है, मनुष्य द्वारा, बताइए। यहाँ पर अग्रणी प्रजातियां मनुष्य से पहले भी कई हजारों प्रजातियां, करोड़ों प्रजातियां जन्म ले चुकी हैं, और मर चुकी हैं अभी तक, और तब मानव का जन्म हुआ था। अग्रणी प्रजाति तो पृथ्वी की शुरुआत से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर यह अग्रणी प्रजाति मनुष्य द्वारा कैसे लाई जाएगी, ये दूसरा नंबर आप देख लीजिए, तो ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा नंबर जो दे रहा, उन प्रजातियों को जो पारिस्थितिकी तंत्र अनुक्रमण के दौरान बंजर या क्षतिग्रस्त पर्यावरण में सर्वप्रथम उपस्थित होती है, एकदम सही है। इसी को अग्रणी प्रजाति कहते हैं। अग्रणी प्रजाति का संदर्भ क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एकाएक कोई, मान लीजिए कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह का निर्माण होता है तुरंत। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक पहाड़ है, यहाँ पर कुछ दिन बाद अपने आप से थोड़े-थोड़े कार्बन, जल, ऑक्सीजन जैसे कुछ कार्बनिक तत्वों से मिलकर यहाँ पर जो जिस जीव का जन्म हो जाता है उसको पियोनर बोलते हैं। अग्रणी प्रजाति यहाँ पर जो जन्म लेती है और आपस में जन्म करके वृद्धि संख्या में वृद्धि करती चली जाती है, तो उनको पियोनर कहा जाता है। जो सबसे पहले जन्मता है बंजर या क्षतिग्रस्त क्षेत्र में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, और कैसा कथन का चयन करना है, तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद से केवलादेव, तब मानस, तब पश्चिमी घाट। यहाँ पर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कौन कौन शामिल है जी, तो यहाँ पर जो है काजीरंगा एकदम शामिल है, काजीरंगा। उसके बाद से केवलादेव, काजीरंगा भी शामिल है, केवलादेव भी शामिल है, मानस भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो ये चारों के चारों कथन जो है, चारों के चारों जो स्थल है, ये सभी के सभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं स्थायी रूप से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए और वर्ष भर चलने वाला राष्ट्रीय स्मरणोत्सव शुरू हुआ। इस संदर्भ में विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेना है। क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। यहाँ पर तेरा यह गीत मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, वंदे मातरम मूल रूप से यहाँ पर दे रहा है कि संस्कृत में। उसके बाद से है इसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो दूसरा नंबर तो एकदम सही है, 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। लेकिन जो फर्स्ट नंबर दे रहा है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो नहीं। और जो है सबसे पहले यही देख लीजिएगा कि किसने लिखा था, वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको बीसीसी ने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के थे, तो बंगाल क्षेत्र के थे। तो क्या वे संस्कृत भाषा में इसकी रचना कर सकते हैं, पूर्णतः संस्कृत भाषा में। सरासर गलत हो जाएगा, कैसे कि बंगाल के थे तो बांग्ला में ना करेंगे, तो यहाँ पर बांग्ला में इसकी मूल रचना हुई थी, उसके बाद से संस्कृत में इसको प्रभाव दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर गलती हो जाएगा, दूसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर तेरा वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद से राज्य, और सही सुमेल निकालना है। यहाँ पर दे रहा है बुरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद से खिचड़िया उत्तर प्रदेश में है।
फूडम राजस्थान में, फाकिम नागालैंड में। तो यहाँ पर जो है आप लोग खिजड़िया का नाम सुने ही होंगे। खिजड़िया वास्तव में है कहाँ जी? सबसे पहले देख लीजिए कि ये बुरा चापोरी जो है, यह कहाँ पर है? तो ये जो है असम में है। ये असम में है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या सही होगा? सरासर गलती हो जाएगा। यहाँ पर तेरा पश्चिम बंगाल, ये है कहाँ पर? तो असम में है बुरी चापोरी। और उसके बाद से खिजड़िया, खिजड़िया दे रहा है उत्तर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ है कहाँ पर? तो वास्तव में गुजरात में है। और 2024 में ही इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, रामसर स्थल। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है इसको। और इसके बाद से यहाँ पर दे रहा है फूडम, फूडम दे रहा है राजस्थान में। तो फूडम राजस्थान में है जी। तो यहाँ पर फूडम राजस्थान में नहीं है, बल्कि यह जो है भारत और म्यांमार की सीमा के निकट है। यह यह जो है नागालैंड में है। यहाँ पर फूडम जो है कहाँ पर है? तो नागालैंड में है। और फाकिम कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में है। तो यहाँ पर फूडम और फाकिम दोनों के दोनों नागालैंड में है। यहाँ पर दे रहा है राजस्थान। तो तीसरा नंबर गलती, चौथा नंबर सही। 1, 2, 3 गलती है, केवल एक सही, 4 नंबर सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा सही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इन निम्नलिखित जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भारत के इन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर विचार करना है। और कैसा विचार करना है? कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यहाँ पर तेरा गल्फ ऑफ मन्नार जी मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो उसके बाद से पंचमढ़ी जी मंडल आरक्षित क्षेत्र, मानस, उसके बाद से नोकरेक। यहाँ पर जो देखेंगे गल्फ जी मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में, यहाँ पर नोकरेक, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार शामिल है, पंचमढ़ी भी शामिल है, मानस भी शामिल है, लेकिन नोकरेक के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नोकरेक शामिल नहीं है। यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, जो यहाँ पर मानस तो शामिल है, लेकिन यहाँ पर नोकरेक शामिल है, जबकि मानस शामिल नहीं है। तो यहाँ पर तीनों के तीन तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नस जर्नस कंसर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या विचार करना चाहिए? तो सही कथन पर विचार करना है। यह एक रात्रि चर पक्षी है। आंसर दे रहा है कि यह एक रात्रि चर पक्षी है। उसके बाद से दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत में जर्नस कंसर का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है जी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये जो है एक रात्रिचर पक्षी है, एकदम ये सही है। जर्डन कंसर्स, जिसको जेरडॉन कर्सर बोलते हैं, इसको हम लोग में जेरडॉन कर्सर, कई सारे बुक में क्या लिखा रहता है जी? तो जेरडॉन, जेरडन कर्सर ऐसे लिखा होता है बहुत सारे बुक में। यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला है। इसको जर्डनस कर्नसेरस, या कुछ बिंदु दे दिया, इधर बिंदु दे दिया, तो इससे संदर्भ नहीं लिखना है। जेरडॉन कर्सर पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पर रात्रिचर प्रजाति एकदम सही है। यह आईयूसीएन द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, तो एकदम सही है। ये तीसरा नंबर दे रहा है सही। एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। इसी की साइलेंट वैली नहीं, बल्कि यह जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी पाया जाता है, मतलब सुंदरवन वाले क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। और लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी इसका विस्तार है। तो यहाँ पर सरासर ये तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। और दो सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। और यहाँ पर कौन सा कैसा जी? तो सही कथन पर विचार करना है। तरीका क्या है? केवल एक तो ऑप्शन देखने का कोई फायदा नहीं है, तीनों का तीनों आएगा तो ठीक है। हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर दे रहा है संरक्षित वनों में सभी गतिविधियां तब तक प्रतिबंधित होती हैं जब तक उन्हें अनुमति न दी जाए। संरक्षित वनों में सभी गतिविधि, अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी गतिविधि प्रतिबंधित होती है जी। संरक्षित वनों में क्या सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं? उसके बाद से आरक्षित वनों में सभी गतिविधियां तब तक अनुमति होती है। आरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की तब तक अनुमति होती है जब तक उन्हें प्रतिबंधित न किया जाए। अब देखिए, वो कह रहा है कि सभी पर प्रतिबंध लगा देता है, ये सभी को छूट देने की बात करता है। तो यहाँ पर सभी जैसे ही आ जाए तो समझ जाना चाहिए, और थोड़ा सा जौहर की पुड़िया देख लेना चाहिए। यहाँ पर संरक्षित वन और आरक्षित वन दोनों को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके बाद से है संरक्षित वन और आरक्षित वन, संरक्षित वन और आरक्षित वन दोनों को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया जाता है कि, तो ये जो है यह भी सरासर गलती हो जाता है। इसी की ये संरक्षित वन और आरक्षित वन दोनों को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नहीं, बल्कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संरक्षित किया जाता है। कितना है? तो भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत अधिसूचित किया जाता है, ना कि विविधता अधिनियम 2002 के तहत। यहाँ पर फर्स्ट नंबर गलत ही था सभी के कारण, दूसरा नंबर भी सभी के कारण ही गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर और तीसरा नंबर तो गलत है ही, तो ऑप्शन नंबर टी हो जाए, कोई भी सही नहीं है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भारत के संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कर लेते हैं। क्या विचार करना है जी? तो गोदावरी बेसिन में अवस्थित है। कौन से हैं ऐसे क्षेत्र हैं जो कि गोदावरी बेसिन में अवस्थित है? यहाँ पर देखा है
नांदूर मधमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, इसमें से पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तब दे रहा है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद से कंवल बाघ अभयारण्य। तो यहाँ पर जो है चारों के चारों जो है गोदावरी बेसिन में ही अवस्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी गोदावरी वन्य जीव गोदावरी क्षेत्र में ही अवस्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खराई ऊंट के संदर्भ में विचार करना है। खराई ऊंट के संदर्भ में विचार करना है, किस प्रकार से और क्या विचार करना है, तो सही कथन पर विचार करना है। और एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है यहाँ पर, तो ध्यान में देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पर कब एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। यहाँ पर जो है खराई ऊंट मुख्य रूप से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति है। इसका यह विश्व में एकमात्र ज्ञात ऊंट है जो समुद्री जल में तैर सकते हैं। उसके बाद से इस प्रजाति को आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब बताइए खराई ऊंट जो राजस्थान गुजरात में पाया जाता है, यह जो है इस पर जब ध्यान दीजिएगा तो यह संकटग्रस्त के रूप में अभी सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों तो सही हैं, लेकिन यह संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर गलती हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है मशरूम कवक जगत से संबंध है। मशरूम जो है कवक जगत से संबंध है जी। इस वजह से कुछ मशरूम की किस्में वृक्षों के साथ माइकोराइजल सह संबंध बनाती हैं। इस वजह से मशरूम जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 तो सही एकदम, क्योंकि मशरूम जो है कवक जगत से संबंध है और कुछ जो है पौधों के साथ माइक्रोराइजल संबंध बनाते हैं। पेड़ों पर भी देख सकते हैं कि ये पेड़ खड़े होते हैं और इसी से जुड़े हुए बरसात के दिनों में लाल-लाल फफूंद की तरह मशरूम की तरह निकल आते हैं। ये पेड़ों पर बने रहते हैं, पेड़ की छालों पर, तो इससे माइक्रोराइजल संबंध बनाते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल रूप में भी देख सकते हैं, तो 1 और 2 तो सही है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है मशरूम प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, तो ये तीसरा नंबर गलती हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की 5वीं विश्व कांग्रेस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की 5वीं विश्व कांग्रेस आयोजित की गई। इस संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है कि तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर जो है 1, 2, 3 उसके बाद सिखा दे रहा है जी, तो कितने सही कथन है। सही कथन पर विचार करना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर दे रहा है डब्ल्यूसीबीआर जो है और यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत हर 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। हर 5 वर्ष बोल रहा है। तो यहाँ पर हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो ये एकदम सरासर गलती है। कैसे किया जो है डब्ल्यूसीबीआर जो है मैप कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर इसे गठन किया जाता है। 10 वर्ष के अंतराल पर, ना कि 5 वर्ष के अंतराल पर। 10 वर्ष होना चाहिए था, 5 वर्ष दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर दे रहा है 5वां डब्ल्यूसीबीआर एशिया में आयोजित किया जाने वाला पहला ऐसा कार्यक्रम था। एकदम सही है। 5वां जो डब्ल्यूसीबीआर हुआ है, एशिया में पहली बार हुआ है। मैप परिषद जो मैप कार्यक्रम का शासी निकाय है, सामान्यतः वर्ष में एक बार बैठक करती है। यहाँ पर यह भी सही है। सामान्यतः वर्ष में एक बार बैठक कर लेती है। मैप परिषद जो है 1 वर्ष में एक बार बैठक कर लेती है, तो दूसरा नंबर सही है। दूसरा और तीसरा सही है, 1 नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी तो निकल जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 सही है, 1 नंबर नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा-सा इसके संदर्भ में देखें कि मैप है क्या यह? तो मैप एक मैन एंड बायोस्फीयर जिसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है मैप का मैन एंड बायोस्फीयर, जिसका अर्थ होता है कि मानव और जो है प्रकृति के जो विरासत है, बायोस्फीयर जैव मंडल है, जैव मंडल क्षेत्र जो है, जैव मंडल क्षेत्र है, इनके बीच सहसंबंध बनाए जा सके। इन दोनों के सतत विकास के अनुरूप विकास को बढ़ावा दिया जा सके, इसी के लिए यूनेस्को द्वारा मैप कार्यक्रम 1972 में ही शुरू कर दिया गया था। कब शुरू किया गया था जी? 1972 में ही मैप कार्यक्रम को शुरू कर दिया था यूनेस्को द्वारा। तो यहाँ पर जो है अ, द ये इसके संदर्भ में ये देख लिए कि मैप क्या है, तो यहाँ उसी को आगे बढ़ाने के लिए डब्ल्यूसीबीआर हुआ है, जो कि आरक्षित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी करता है, डब्ल्यूसीआर। तो यहाँ पर 1 नंबर गलती हो जाएगा। ऐसे ही 10 वर्ष में आयोजित किया जाता था। हम लोग का आंसर निकल चुका है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूसीएन संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणियों के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है? तो श्रेणी 1 राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है, उसके बाद से ऐसे करके दिया हुआ है। और कैसा विचार करना है? तो सबसे बड़ी बात है कि कौन-सा सुमेलित नहीं है। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या फिर गलती, इसको ध्यान में देना है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगने वाला है, अर्थात कोई भी एक ऐसा जो है सुमेलित नहीं करेगा, तुरंत हम लोग का आंसर निकल जाएगा। हम लोग देख लेते हैं अपना आंसर। यहाँ पर दे रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान श्रेणी 1 में राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में दे रहा है। उसके बाद से श्रेणी 2 में है संरक्षित परिदृश्य दे रहा है। श्रेणी 3 प्राकृतिक स्मारक। श्रेणी 4 पर्यावरण प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र।
तो यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है। श्रेणी 1 में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जहाँ पर उच्च तरीका से संरक्षण किया जाता है। श्रेणी 2 में संरक्षित क्षेत्र आते हैं। लेकिन जो श्रेणी 3 में दे रहा है कि प्राकृतिक स्मारक, अब बताइए इसमें स्मारक कहाँ से आ जाएंगे जी? प्राकृतिक स्थान बोल सकते हैं, स्मारक थोड़ी ना बोलेंगे। तो तीसरा नंबर गलती। श्रेणी 4 दे रहा है पर्यावरण या प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र, तो यह भी सरासर गलती है। श्रेणी 4 में ये नहीं आते, बल्कि मानव के प्रदेश से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर सही हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा 1 और 2 सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइसीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइसीन के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। और कैसा विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। राइसीन के संदर्भ में सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति राइसीन को निगल ले, कोई व्यक्ति राइसीन को निगल ले, तो इंजेक्शन के माध्यम से ले ले, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से या सांस के माध्यम से अंदर ले ले, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो राइसीन के संदर्भ में दे रहा है कि यह विषैला बता रहा है, क्योंकि कोई निगल ले, इंजेक्शन के माध्यम से ले लिया जाए या फिर सांस भी ले ले तो मृत्यु हो जाएगी। एकदम सही है। राइसीन एक पॉइजन है, प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ है। उसके बाद से राइसीन राइबोसोम से जुड़कर, कह रहा है कि राइबोसोम से जुड़कर कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है। तो क्या जो है यह है, राइसिन जो है प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है जी, एकदम सही है। राइसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ है, जो कि राइबोसोम से जुड़ जाता है। शरीर के कोशिकाओं में आप लोग जानते होंगे, तो ये कोशिका है, तो इसी में छोटे-छोटे राइबोसोम रहते हैं, क्या करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, अर्थात शरीर में प्रोटीन प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही राइसिन जो है, राइसिन शरीर में प्रवेश करता है, कोशिकाओं में जाता है, तो कोशिकाओं को तुरंत के तुरंत जाकर राइबोसोम की कार्यप्रणाली को बंद कर देता है। अर्थात जितने भी राइबोसोम है, वे प्रोटीन निर्माण बंद कर देते हैं, जिसके कारण धीरे-धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि शरीर तो पूरा बढ़िया से स्वस्थ कब रहता है? तो प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। उसका दिल कब तक काम करते रहता है? प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। और जैसे ही प्रोटीन का उत्पादन खत्म हो जाएगा, एकाएक बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? हृदय संबंधी हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, ये आ सकता है, या फिर अन्य कोई बीमारियाँ भी उत्पन्न हो सकती है एकाएक। यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है जी? निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा से सही है? सही कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, वन कार्बन पृथक्करण में भारत जो है विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। कार्बन पृथक्करण में भारत दूसरे स्थान पर है। उसके बाद से दे रहा है, भारत ने 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर जो है, और पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो सही जो है कि यहाँ पर जो है 1 नंबर सरासर गलती है, क्योंकि ये जो है भारत जो है अभी तक 2030 तक बोल रहा है कि 2030 तक 2.3 बिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 2.29 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त कर चुका है। तो इतना जल्दी हम लोग इतना आगे कैसे बढ़ जाएँगे? तो ये सरासर गलती है ये। तो यहाँ पर यह गलती है, कैसे कि हम लोग का लक्ष्य अभी तो 3 पहुँचना है, अभी 7 कितना 5 साल बाकी है। और ये कह रहा है कि हम लोगों ने 2.29 पहुँच भी गए, तो ये सरासर गलती हो जाएगा। 1 नंबर गलती है, व्याख्या से संबंधित है, तो 1 नंबर गलत होते कहिए कि ऑप्शन नंबर डी निकल कर चला आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है जैव विविधता शीत स्थल, जिसको बायोडायवर्सिटी कोल्ड स्पॉट बोलते हैं, का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अर्थात अब यहाँ पर देख लीजिए, कोल्ड स्पॉट शब्द आते हैं, थोड़ा-सा नया है, लेकिन कोई बड़ा बात नहीं है। एक होता है हॉट स्पॉट, क्या होता है जी? तो हॉट स्पॉट। ये क्या करता है? हॉट स्पॉट जो है, यहाँ पर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उच्च जैव विविधता, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो उसी के विपरीत जो है कोल्ड स्पॉट हो जाएगा, जहाँ पर जैव विविधता न्यूनतम होती है, उसको कोल्ड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर वन क्षेत्र, जहाँ प्रजातियों के बीच असाधारण उच्च आनुवंशिक विविधता होती है। यहाँ पर देखिएगा, अभी हम बताए हैं कि जो कोल्ड स्पॉट जो है, कोल्ड स्पॉट में निम्न विविधता होती है, और ये दे रहा है कि उच्च विविधता, तो 1 नंबर गलती हो जाएगा। और दूसरा नंबर दे रहा है, यह एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार होता है। बताइए, जैव विविधता का भंडार होता है, जो विनाश के खतरे में, ऐसा कोई तो बात हम किए नहीं है, विविधता का भंडार होता ही नहीं है। यहाँ पर दूसरा नंबर गलती। तीसरा नंबर दे रहा है, वह क्षेत्र है जिसमें प्रजातियों की विविधता या स्थानिकता अपेक्षाकृत कम होती है, जो प्रायः कठोर जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होती है। तो एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। काहे जी? तो हम अभी बताए हैं कि कोल्ड स्पॉट किसको बोलते हैं? जहाँ पर जैव विविधता कम होती है। यह कई कारणों से हो सकता है, प्राकृतिक कारण में, जैसे कि उच्च क्या कहते हैं, कोई अन्य विषाक्त वनस्पति की उपस्थिति हो, या फिर कठोर जलवायु क्षेत्र हो, कठोर परिस्थितियाँ हों, जिसके कारण अधिकांश जीव मारे जाते हैं और कुछ ही बचे रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन नियम 2023, जिसको वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम कहते हैं। कौन सा विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। ये नियम जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। उसके बाद से ये नियम जो है गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति का उपबंध करते हैं। यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित है। उसके बाद से गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु
केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता, दूसरा नंबर भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और यहाँ पर दे रहा है को-ऑप कुंभ 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में विचार करना है। को-ऑप कुंभ 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया, इस संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? आगे जाके देख लेते हैं, सही कथन पर विचार करना है या फिर गलती। तो यहाँ पर सही कथन पर विचार करना है। और स्टेटमेंट का टाइप कौन है जी? तो एक ऑप्शन का टाइप है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 2 ना तो 1 ना तो 2। इस पर ध्यान दे देते हैं और देख लेते हैं इसको। यहाँ पर सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत है, तो एकदम सही है। को-ऑप कुंभ जो है सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है। इन्हें कुल ऋण राशि का 75% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित करना है। तो यहाँ पर जो दे रहा है, दूसरा नंबर सरासर गलती हो जाएगी। 1 नंबर तो सही है, लेकिन 75% प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित करना आवश्यक नहीं, बल्कि सहकारी क्षेत्रों को देना के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही, केवल 1 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरना, मौहक, कोविल कांडू शब्द प्रायः पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है? और तो ये मौहिक पता होगा चाहे नहीं, कौविक कांडू पता होगा चाहे नहीं। लेकिन जो सरना के संदर्भ में जैसे ही आ जाएगा, तो आप लोग इसको काफ़ी समय से ध्यान देते होंगे। यहाँ पर दे रहा है पवित्र उपवन, उसके बाद से दे रहा है जैव विविधता विरासत स्थल, आक्रामक प्रजाति या फिर कीस्टोन प्रजाति। तो यहाँ पर सरना एक पवित्र उपवनीय क्षेत्र को सरना, मौहक, कौविल कांडू का नाम सुने होंगे। इनको पवित्र उपवन को ये विभिन्न नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये पवित्र उपवन होते क्या हैं? एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहाँ पर मंदिर भी होते हैं, उसी के आस-पास वन क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, जीव-जंतु यहाँ इन पेड़ों-पौधों पर रहा करते हैं। और मानव जो है इनको मंदिर के कारण पवित्र मानता है और इन सब की पूजा करता है, इन सब की पेड़ों की रक्षा भी करता है। और इनके फलों का मुख्य रूप से सेवन कौन करता है? तो यहाँ के रहने वाले स्थानीय पशु जैसे बंदर, पक्षी, मोर, ये सभी जीव करते हैं, ना कि कोई मानव। और यहाँ पर तालाब भी होता है, तो यहाँ पर लोग मतलब कि एक तरह से एक इमेजिन करके देखिए, एक मंदिर है, उसके आस-पास में तालाब है और फिर से उसके आस-पास में बहुत बड़ा वृक्षों का बागान है और वो प्राकृतिक रूप से सदियों से पाया जा रहा है। मानव उसको हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उन सभी क्षेत्रों को उपवन कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से कौन से पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है? पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है जी। तो यहाँ पर और क्या विचार करना है? तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, घोड़ी वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और केवल 2-3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। 1 और 2 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एकदम शामिल है जी। पंचमढ़ी क्षेत्र में सतपुड़ा भी शामिल है और भोरी जो है या फिर बोरी वन्य जीव अभयारण्य में शामिल है। 1 और 2 दोनों शामिल है, लेकिन बांधवगढ़ जो है वह पंचमढ़ी क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत में अवसंरचना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसंरचना के विकास के संदर्भ में विचार करना है और यहाँ पर दे रहा है कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा, जिसको डब्ल्यूडीएफसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक फैला हुआ है। उसके बाद से महाराष्ट्र में बधावन पत्तन संचालन में आने के बाद भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। उसका से डिजिटल हाईवे पहल में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल अवसंरचना क्रियान्वयन शामिल है। तो यहाँ पर जो दे रहा है, ऑप्शन का तरीका क्या है? सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है तीनों के तीनों एकदम सही है कि वेस्ट पश्चिमी समर्थित मालवाहक गलियारा, जिसको डब्ल्यूडीएफसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक फैला हुआ है, एकदम सही है। और बधावन पत्तन जो है वो सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है, दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा नंबर भी है। 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर क्रियान्वयन शामिल है डिजिटल हाईवे पहल के तहत। एकदम हाईवे के किनारे-किनारे यहाँ पर जो पाइप के माध्यम से पतले-पतले नीचे-नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है ही 10,000 किलोमीटर। तो 1 और 2, 3 तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे जल के प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? ठंडे जल के प्रवाल के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी? कौन-सा गलत सही नहीं है अर्थात गलत है। यहाँ पर दे रहा है ठंडे जल के प्रवाल महासागर के गहरे भागों में पाए जाते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो ठंडे जल के प्रवाल के संदर्भ में बोल रहा है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचते हैं। इसके बाद से दे रहा है ये उष्णकटिबंधीय प्रवाल के समान जुक्सैंथला के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जी। जुक्सैंथला सहजीवी संबंध बनाते हैं। उसके बाद से है और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में से जो कौन-सा गलती है, आगे पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पर जो दे रहा है
उष्णकटिबंधीय प्रवाल के समान ज़ूजेंथला जो है, के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो ये एकदम सरासर गलती हो जाएगा। यही नहीं होगा मतलब कि यहाँ पर गलती पूछा जा रहा है और यही गलती है। ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रवालों के समान ज़ूजेंथला सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये सहजीवी संबंध नहीं बनाते हैं। ठंडे क्षेत्र के प्रवाल जो कि आप लोग प्रवाल भित्ति का नाम सुने होंगे, ये प्रवाल आज मतलब ज़्यादातर प्रवाल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंध के समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, प्रवाल और भित्तियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। लेकिन हाल में जो खोज हुआ, ये जो है समुद्र के निचले तलों में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर निचले तलों में भी पाए जाते हैं और ठंड वाले क्षेत्रों में भी कुछ प्रवाल पाए जाते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास करते हैं, चट्टानों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ज़ूजेंथला से सहजीवी संबंध नहीं बनाते हैं, बल्कि छोटे-मोटे कीटों को खा जाते हैं ये। तो यहाँ पर ये जो प्रवाल होते हैं, ये मान लीजिए कि ये प्रवाल है छोटा-सा, तो इस पर छोटे-छोटे ज़ूजेंथला शैवाल जो होते हैं, इस पर आकर बैठते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो कुछ ऊर्जा इस प्रवाल को भी दे देते हैं। और ये तो ज़ूजेंथला तो बैठे हुए हैं, इसको सहजीवी संबंध से ये भी विकास कर रहा है, ये ज़ूजेंथला भी विकास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रकाश पहुँचता नहीं है, तो ज़ूजेंथला यहाँ पर रहेंगे कहाँ से? तो यहाँ पर रहते ही नहीं है, अपने से स्व विकास कर लेता है, ना कि ज़ूजेंथला से विकास करता है। तो यहाँ पर यह गलती है और गलती ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और कैसा विचार करना है कि तो शिकारियों या शिकार द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए उपर्युक्त जंतुओं में से कौन-सा मुख्य रूप से रक्षा रणनीति के रूप में छालावरण पर निर्भर करता है? अर्थात स्वयं को अन्य जीवों से बचाने के लिए छाल का आवरण में ढका रहता है ये। तो यहाँ पर ये ऐसा कौन-सा जीव है जो कि छाल के आवरण में ढका रहता है जी? तो यहाँ पर जो है ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस एक कठोर ढाल में छुपा रहता है। जब ऑक्टोपस को मारना चाहिएगा तो ऐसे चाहिए तो आप लोग हथौड़ी से मार के नहीं मार सकते, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ एक सील कवर लगा होता है कैल्शियम का, तो ये जो है मर नहीं सकता हूँ, उसको किसी चीज़ से चुभो कर मारा जा सकता है। उसके बाद से हीन तेंदुआ दे रहा था, हीन तेंदुआ का और उसके बाद से शाही दे रहा है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन दे नहीं रहा है इसमें। बस हीन तेंदुआ के पास तो अपना कठोर छालावरण होता नहीं है, छालावरण होता नहीं है। ये ऑक्टोपस है और शाही के 2 जीव ऐसे होते हैं, जिनमें छाल आवरण होता है। तो 1 और 3 सही होगा, लेकिन दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर 1 और 3 हम लोग अपने मन से लिख देते हैं। यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है किसी व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन-सा किसी व्यक्ति को किसी ऐसे वन्य जीव का शिकार करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है? तो यहाँ पर कौन-सा ऐसा है जो कि अनुमति दे सकता है कि तो मतलब एक तरह से देख सक इसको क्वेश्चन को समझे तो क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जीव है, जंगल का ही कोई मान लीजिए कि एक बड़ा-सा जीव मान लीजिए कि जैसे शेर हो जाता है, या शेर जो है कि जंगल से बाहर निकलकर गाँव में चला आता है या फिर शहर में जाकर और कई सारे लोगों को मार देता है। अब गाँव के लोग दहशत में आ जाते हैं या फिर शहर के लोग, क्षेत्रीय लोग द दहशत दहशत में आ जाते हैं, तो ये लोग जाकर जब कंप्लेन करते हैं वन विभाग के पास या फिर किसी अन्य के पास, तो कौन-सा ऐसा अनुमति है जो कि या तो इस शेर को मार देने की अनुमति देता है या फिर पुनः पकड़ कर ले जाकर इसको जंगल में छोड़ने की या फिर इसके चिड़ियाघर में रखने की अनुमति देता है? तो कौन-सा ऐसा है? यहाँ पर दे रहा है वन्य जीव संरक्षण निदेशक या फिर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या फिर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या फिर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। यहाँ पर सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो है इसकी अनुमति दे सकता है कि या फिर शेर को मार दिया जाए। मान लीजिए कि वो अगर पकड़े जाने लायक नहीं है, हज़ारों प्रयास किया गया और शेर बार-बार भाग जाता है और जो पकड़ने जाता है उसी को मार देता है, बहुत ताकतवर है। किसी गाँव के बहुत सारे लोगों को मार चुका है, कोई भी बुद्धि लगा जा चुका है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। तो इसलिए उस शेर को मार देने के लिए या जो है वो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक इसकी अनुमति दे सकता है। शेर को तो मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन रेयर केस मान लीजिए शेर जैसा कोई भी अन्य भी जीव हो, जैसे सांप हो या फिर कोई भी जीव हो, या फिर पादप हो, तो उसको खत्म कर देने की अनुमति दे सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है, गलत नहीं। और क्या सही विचार करना है? ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल एक, तो इस पर ध्यान ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दिया हुआ है। कुछ जीवाणु लगभग उबलते हाइड्रोथर्मल वेंट में विकसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है उबलते हाइड्रोथर्मल वेंट में से विकसित होते हैं सकते हैं जी कुछ जीवाणु। उसके बाद से दे रहा है कुछ कवक जल के हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान वाले वातावरण में विकसित हो सकते हैं। कुछ कवक, वहाँ पे बात हो रहा है जीवाणु, यहाँ पर बात हो रहा है कवक। और यहाँ पर दे रहा है कोई भी विषाणु 2 से नीचे पीएच वाले अत्यधिक अम्लीय वातावरण में प्रतिकृति नहीं बना सकता है। और क्या दिख रहा है? तो केवल 1, केवल 2 केवल 3, अब सभी 3 और कोई नहीं, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है कि कवक जो है उबलते तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जीवित रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं। जैसे पाइरोलोबस या फिर थर्मोकोकस, ये सभी जीवाणु हैं। पाइरोलोबस, पाइरो में भी ताप लगा है, थर्मोकोकस भी है। ये जैसे ऐसे 2 जीवाणु हैं जो कि 100 डिग्री प्लस के तापमान, 100 डिग्री तापमान जो पहुँच जाता है जल का, तब भी वे जीवित रह सकते हैं। दूसरा नंबर दे रहा है कवक जो है ये अब हिमांक बिंदु के नीचे के तापमान वाले में भी विकसित हो सकते हैं। तो कुछ कवक ऐसे भी हैं, एकदम सही है, हिमांक बिंदु के तापमान से नीचे पर विकसित हो सकते हैं। तभी तो अलास्का, रूस जैसे क्षेत्रों में भी ध्रुवीय क्षेत्रों में भी कवक हैं अभी वर्तमान में।
उसके बाद दे रहा है कोई भी विषाणु 2 से नीचे के पीएच मान वाले अम्लीय वातावरण में नहीं रह सकता है, तो यह सरासर गलती है। ऐसी कि विषाणु की बात कर रहा है, विषाणु तो सर्वव्यापक है, हर जगह विषाणु पाए जाते हैं। विषाणु कुछ विषाक्त कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक। तो हानिकारक और जो हानिकारक होते हैं, वे तो जब आते हैं तो बीमारी लाते हैं, लेकिन जो लाभदायक होते हैं या फिर जो न्यूट्रल होते हैं, वे सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और वे जो है उच्च अम्लीय वातावरण में भी रह सकते हैं, चाहे वह इसका पीएच मान 2 या फिर उससे नीचे क्यों ना हो। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलती हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शाकाहारी हैं? यहाँ पर कौन से शाकाहारी हैं और कैसा उत्तर का चयन करना है जी? तो सही उत्तर का चयन करना है शाकाहारी में। और दे रहा है भारतीय गैंडा, भारतीय पेंगोलिन, गंगा डॉल्फिन, समुद्री गाय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 1 नंबर भारतीय गैंडा जो है शाकाहारी एकदम सही है। पेंगोलिन क्या है शाकाहारी है? नहीं, ये मांसाहारी है। और इसके बाद से डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन आपको पता ही है, वन जब जो जंग पानी में रहेगी तो क्या शाकाहारी होगी? यह भी नहीं है। समुद्री गाय जिसको डुगोंग बोलते हैं, समुद्री गाय जैसे नाम रखा गया, तो गाय इसी तरह से किसी को तो नाम नहीं दिया जा सकता है। टाइटल देना गाय, गाय का गुण दर्शाती है, अर्थात समुद्र के वनों की चराई करती है और खाती है समुद्र के घासों को। समुद्री गाय शाकाहारी है, भारतीय गैंडा शाकाहारी है, लेकिन पेंगोलिन और डॉल्फिन जो है मांसाहारी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट अलायंस आईबीसीए के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है जी? तो आईबीसीए के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। आईबीसीए के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है आईबीसीए के की सभा सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उसके बाद से आईबीसीए सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित की जाएगी। उसके बाद से अंतर आईबीसीए के महानिदेशक सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं जी। यहाँ पर जो है और अब हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, सही कथन केवल 1, केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर जो दे रहा है कि आईबीसीए की सभा सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च सभा निर्णायक निर्मात्री निकाय है, निर्मात्री निकाय नहीं है। यहाँ पर और दूसरा नंबर जो दे रहा है कि आईबीसीए सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित की जाती है, तो एकदम सही है ये। क्योंकि कोई भी सभा हो उसकी बैठक ऐसा माना जाता है कि 1 वर्ष में कम से कम हर बैठक हो जाए। तो ये तो सार्वभौमिक नियम है यह। जो तीसरा नंबर दे रहा है आईबीसीए के महानिदेशक सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो महानिदेशक सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर भी गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलती, 1 नंबर सही, तो ऑप्शन नंबर सॉरी दूसरा नंबर सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनविस्टेट एनविस्टेट्स इंडिया 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है। एनविस्टेट्स इंडिया 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? सही कथन पर विचार करना है। थोड़ा-सा एलिमिनेशन मेथड भी लगने वाला है इस पर। तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा-सा लगे तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगने वाला है, तो दाँत दिखा के खुशी होने की ज़रूरत है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला, आप देखिए यहाँ पर दे रहा है, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था जी। यहाँ पर किसके संदर्भ में? एनवी-स्टेट के संदर्भ में एमओएस ये जो है हो रहा है कि एमओईएफसीसी द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट सरासर गलती निकल गया, क्योंकि इसको जारी किया गया है जी, तो इसको जारी किया गया है एमओएसपीआई, जिसको कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ना कि एमओईएफसीसी द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद से दे रहा है कि यह 2001 से 2024 तक पूरे भारत में कुल वार्षिक वर्षा में एक स्पष्ट दीर्घकालिक गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि स्पष्ट दीर्घकालिक वर्षा में कमी को दर्शाता है, तो दूसरा नंबर एकदम सर स्पष्ट नहीं है, बल्कि हाँ, एक तरह से क्रमिक दिखाया गया है, लेकिन बीच-बीच में ऐसे भी निकाल रहे हैं, जैसे 2020 को ही ले लीजिए, 2020 और 21 को ले लीजिए, काफ़ी वर्षा हो गई, फिर से धीरे-धीरे वर्षा का लेवल कम हो रहा है। मतलब कि जो वर्षा का लेवल बताने के लिए बना है एनविस्टेट जो है, लेकिन यह जो है मुख्य रूप से वर्षा को और उत्पादन को दिखाता है कि 2020-21 में काफ़ी बढ़ गया था, जैसे धान काफ़ी वर्षा हुई, तो लगभग 10 वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई थी 2020 में। ऐसे ही लेकिन बाद में अब धीरे-धीरे घट रही है वर्षा के लेवल। तो दूसरा नंबर गलती है। तीसरा नंबर इस रिपोर्ट में 2001 और 2024 के बीच भारत के वार्षिक माध्य तापमान में वृद्धि को दर्ज की गई है, तो एकदम तीसरा नंबर सही है। यहाँ पर केवल 3 सही है, 1 और 2 गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड डिजिटल गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा से सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है, किसके संदर्भ में? तो डिजिटल गोल्ड के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर डिजिटल गोल्ड सोना खरीदे बिना सोना खरीदे बिना भौगोलिक रूप से बहुमूल्य धातु धारित रखने को संदर्भित करता है। डिजिटल गोल्ड सोना जो है खरीदे बिना भौतिक रूप से बहुमूल्य धातु धारित रखने को संदर्भित करता है। उसके बाद से डिजिटल गोल्ड की कीमत जो है भौगोलिक सोने की कीमत से जुड़ी होती है। भौतिक सोने की कीमत से जुड़ी होती है जी, डिजिटल गोल्ड की कीमत। उसके बाद से दे रहा है इन उत्पादों को सेबी द्वारा कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में विनियमित किया जाता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में विनियमित किया जाता है जी।
यहाँ पर ऑप्शन का तरीका कि सही चयन करना है और दे रहा है कि ऐसे दे रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दे रहा है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड तो ज़्यादा काम नहीं करेगा, फिर भी लग सकता है थोड़ा-सा एलिमिनेशन मेथड की तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर दे रहा है डिजिटल गोल्ड सोना खरीदे बिना भौतिक रूप से बहुमूल्य धातु धारित रखने को संदर्भित करता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है डिजिटल गोल्ड क्या करता है, तो एक तरह से वैसे आप बात करें जैसे डिजिटल करेंसी होती है, वैसे ही डिजिटल गोल्ड है एक ठो, बॉन्ड की तरह होता है जो कि मोबाइल में होता है। एक ठो डिजिटल स्क्रिप्ट का नाम सुने होंगे, डिजिटल बॉन्ड होता था सॉरी गोल्ड बॉन्ड होता था, वैसे ही डिजिटल गोल्ड बना है जो कि एक तरह से आप भौतिक धारित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह कह रहा है कि बहुमूल्य धातु धारित करने के बहुमूल्य नहीं बल्कि गोल्ड के संदर्भ में ही होता है, गोल्ड से ही यह सोना का पत्र जुड़ा होता है। इसी के मूल्य सोना का मूल्य उतार-चढ़ाव जैसे ही होता है, इसका भी जो डिजिटल रूप में फॉर्म में बैठा हुआ है मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, इसका भी मूल्य ऊपर उतार-चढ़ाव होते रहता है। तो यही है डिजिटल गोल्ड। एक नंबर सरासर गलती है। और इसका से डिजिटल गोल्ड की कीमत भौतिक सोने की कीमत से जुड़ी होती है जी। तो भौतिक सोने की कीमत से जुड़ी नहीं होती है यह। यहाँ पर सॉरी यह सही है। और तीसरा नंबर दे रहा है इन उत्पादों को सेबी द्वारा कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर एकदम सही है यह। तीसरा नंबर सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड अधिसूचना के तहत सीआरजेड अधिसूचना के साथ निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को गंभीर रूप से सुभेद्य तटीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? सुभेद्य या फिर सीभीसीए जिसको बोलते हैं, सुभेद्य तटीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर दे रहा है सही उत्तर का चयन करना है और एलिमिनेशन मेथड बेहतर तरीके से लगने वाला अर्थात एक भी सही गलती हम लोग को गलती मिल जाए, सही कथन चयन कर रहे हैं तो एक भी हम लोग को गलती मिल जाए तो हम लोग आंसर आस-पास में पहुँच जाएँगे। लेकिन गलती नहीं मिले तो कोई बातें नहीं है। यहाँ पर दे रहा है कि सीआरजेड के सीबीए में पहचाना गया है कच्छ का सुंदर। यहाँ पर एक तरह से इसको दिमाग दीजिएगा कि सीबीसीए के तहत किनको रखा जाता है? तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर उच्च जैव विविधता होती है। उच्च जैव विविधता होती है और स्थानीय प्रजातियाँ भी रहती हैं और देश के जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देती है तो उनको सीबीसीए में रख दिया जाता है। यहाँ पर सुंदरबन दे रहा है। तो क्या इस यहाँ पर बहुमूल्य प्रजातियाँ नहीं रहती? एकदम रहती है तो सुंदरबन भी होगा। उसके बाद से दे रहा है कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी में भी तो डुबुंग रहती है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घोल जैसे मछली रहते हैं, तो ये भी हो जाएगा। कोरिंगा, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कोरिंगा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जैव विविधता रहती है, तो एकदम सही है। उसके बाद से आचरा रत्नागिरी तो यह भी है, अर्थात चारों के चारों ऐसे क्षेत्र हैं, जिनको सीबीसीए में रख दिया गया है, सुभेद्य तटीय क्षेत्र में रख दिया था। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए राज्यों को उनकी विधानसभा सदस्यों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कर लेते हैं, यहाँ पर क्या विचार करना है, तो सही कथन पर विचार करना है। और घटते क्रम में विचार करना है। सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटों की संख्या है, कहाँ पर है जी? तो वो तो हर कोई बता सकता है कि यूपी में सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पर यूपी का बात ज़िक्र हुआ ही नहीं है। इधर देखते हैं, तो इधर कितना पश्चिम बंगाल में कितना सीट है जी? तो 294 सीट है पश्चिम बंगाल में। और बिहार में कितना है? बिहार में 243 है। उसके बाद से तमिलनाडु में कितना है जी? तो तमिलनाडु में 234 है और राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 200 हैं। तो अब ये ऐसे ही आप लोग क्रमिक कर लीजिएगा सबसे ज़्यादा किसमें है? तो पश्चिम बंगाल 2 नंबर है। उसके बाद से बिहार है, उसके बाद से तमिलनाडु है, उसके बाद से राजस्थान है। तो 2, 1, 3, 4 तो कौन-सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है सिलाचारी गुफाएँ पश्चिम बंगाल में है जी। उसके बाद से हल्दी चार द्वीप त्रिपुरा में है। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है मंडासरू उड़ीसा में। उसके बाद से डियालोंग गाँव मणिपुर में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सिलाचारी बोल रहा है पश्चिम बंगाल में, तो ये सरासर गलती है। सिलाचारी जो है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि त्रिपुरा में है। त्रिपुरा राज्य में है सिलाचारी की गुफाएँ। ऐसा लग सकता है कि सिलचर जो है इधर भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र में है, तो इधर लग सकता है कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है। सिलचर तो छत्तीसगढ़ में ना है। तो यहाँ पर सॉरी उड़ीसा में है। तो यहाँ पर सिलाचारी की गुफाएँ कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। उसके बाद से हल्दीर चार द्वीप वास्तव में है कहाँ? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। अर्थात सिलाचारी वाला यहाँ पर दिया है और ये वाला यहाँ पर दिया है। तिरछा-तिरछी गुणा मिलन है तो दोनों का दोनों गलती हो जाएँगे। हल्दीर चार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मंडासरू जो है उड़ीसा में है, एकदम सही है। मंडासरू की जैव विविधता स्थल जो है उड़ीसा में है। उसके बाद से डियालोंग गाँव जो है यह भी मणिपुर में है। तो यहाँ दोनों के दोनों एकदम स्ट्रेट सही मिलान है। तो 2 सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। कौन-सा ऐसा बाघ अभयारण्य है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा है? यह अभयारण्य जो है नल्ला-मल्ला पहाड़ियों में स्थित है, जो पूर्वी घाट की एक शाखा है। यह वनाच्छादित भूखंडों और 3 संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो कौन-सा ऐसा है जी जिसकी व्याख्या यह करता है? यहाँ पर दे रहा है कोवल, इंद्रावती, पलामू तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, नागार्जुन श्रीशैलम जो है यह तटीय क्षेत्रों से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ था, नल्ला माला पहाड़ी के आसपास कौन सा है जी? नल्ला माला पहाड़ी पूर्वी घाट के निकट 3 संरक्षित क्षेत्रों से शेषाचलम से जुड़ा हुआ है, तो शेषाचलम से जुड़ा हुआ कौन है जी? तो यहाँ पर नागार्जुन श्रीशैलम ही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 के संदर्भ में विचार करना है, क्या विचार करना है जी? तो यहाँ पर तेरा सही कथन पर विचार करना है, तो सही देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण पुरुष क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण से पहले आयोजित किया गया था जी। इसके बाद से दे रहा है ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट विश्व कप के सबसे अधिक खिताब जीते हैं। उसके बाद से भारत पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। भारत जो है पहली बार विश्व कप में पहुंची थी। एकदम सरासर गलती जगह बताइए, इतना साल से जो हो रहा है मैं इसमें आईसीसी में पहली बार पहुंचेगा। जैसे ही गलती हुआ आप देख लीजिए, तो वही कथन का चयन करना है। और ये एलिमिनेशन मेथड इधर मुंह बाके खड़ा है, अर्थात मुंह बाके खड़ा है, तो देख लेते हैं कि तीसरा नंबर गलती हो गया। तीसरा नंबर गलती हम लोग आंसर निकल कर फटाक से आ गया। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी महासीर के संदर्भ में विचार करना है। सुनहरी महासीर के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, सुनहरी महासीर बड़े शरीर वाले मीठे जल की प्रजाति है जो मुख्य रूप से तेज बहाव वाली नदियों में पाई जाती है। तेज बहाव वाली नदियों में पाई जाती है जी सुनहरी महासीर। उसके बाद से सुनहरी महासीर हिमालय के तलहटी में से लेकर दक्षिण भारत तक नदियों में पाई जाती है। उसके बाद से सुनहरी महासीर को IUCN लाल सूची के तहत लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्या चयन करना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर तीनों के तीनों एकदम सही है। और पूरे मीठे जल में रहती है सुनहरी महासीर, और ये तलहटी से लेकर दक्षिण भारत तक नदियों में पाई जाती है। यह IUCN के इंडेंजर्ड सूची में सूचीबद्ध है। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी तीनों के तीनों सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 40 तक के क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।